Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 19th of November 2025. 19 नवंबर 2025 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। आई होप आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। आई होप आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे। पता नहीं क्यों आपके हाथ कांपते हैं मतलब लाइक करने में, बट प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड। आप प्लीज़ लाइक करें और शेयर ज़रूर करें जितना ज़्यादा कर सकते हैं। कंटेंट बहुत शिद्दत से बनाया जा रहा है, बहुत अच्छे से बनाया जा रहा है, और आपको तो अब 1 मिनट के मैं रील्स भी प्रोवाइड करता हूँ, तो वो भी आप लोग पसंद किया करें, शेयर कर दिया करें ना यार। 4 लोग के पास जाएगा तो कोई दिक्कत थोड़ी है, आपका भला ही होगा, है ना। विद्या धन जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, है ना। आप लोग पता नहीं क्यों दबा के रखते हो। स्टार्ट करते हैं एनालिसिस को। सबसे पहले आज के क्वेश्चंस के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं। पहला सवाल बड़ा ही आसान सवाल है। व्हाट वाइटल रोल डिड महर्षि दयानंद सरस्वती प्ले इन द आर्य समाज? पहला कह रहा है ही प्रमोटेड द यूज ऑफ आइडल वर्शिप। सेकंड कह रहा है ही एस्टैब्लिश्ड द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया। थर्ड कह रहा है ही वाज अ पॉलिटिकल लीडर एडवोकेटिंग फॉर इंडिपेंडेंस। एंड फोर्थ कह रहा है ही फाउंडेड द मूवमेंट टू रिफॉर्म हिंदू सोसाइटी बेस्ड ऑन वैदिक प्रिंसिपल्स। तो आपको बताना है कि महर्षि दयानंद सरस्वती ने क्या रोल प्ले किया था। आंसर इसका है डी, कि ही फाउंडेड द मूवमेंट टू रिफॉर्म हिंदू सोसाइटी बेस्ड ऑन वैदिक प्रिंसिपल, गो बैक टू वेदास इन्होंने कहा था, है ना, दयानंद सरस्वती जी ने। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इनोवेटिव अप्रोच डज द पीएम जनमन मिशन यूज टू सपोर्ट मार्जिनलाइज्ड ट्राइबल ग्रुप्स? पहला कह रहा है कि फोकस ऑन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। दूसरा कह रहा है होलिस्टिक डेवलपमेंट टारगेटिंग 75 पीवीटीजी। थर्ड कह रहा है कल्चरल प्रिजर्वेशन ओनली। एंड फोर्थ कह रहा है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक एड। तो ऑब्वियस सी बात है सी और डी हो नहीं सकते क्योंकि एक्सट्रीम है, पहला गलत है एंड बी सही है। तो आंसर विल बी बी, कि 75 वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के होलिस्टिक डेवलपमेंट को टारगेट किया जाता है। अब इस क्वेश्चन का जवाब आप मुझे देंगे। थर्ड क्वेश्चन का, व्हाट डज कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज रिफर टू? बहुत ही आसान सवाल है, ऑप्शन देख के आंसर बताने वाला सवाल है। CCUS यानी कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज क्या होता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। टेक्नोलॉजीज एम्ड एट कैप्चरिंग CO2 फ्रॉम एमिशन सोर्स फॉर स्टोरेज और यूटिलाइजेशन। बी है मेथड ऑफ रिड्यूसिंग वाटर यूसेज इन एग्रीकल्चर। सी है प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन एमिशन। एंड डी है टेक्निक फॉर इनहेंसिंग फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन। अब बताओ इससे आसान क्या पूछ सकता हूँ? इसका आंसर तो एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में कर देना। आते हैं न्यूज एनालिसिस में। पहली न्यूज, अब देखो पहला बम फोड़ा है यहाँ पे आज सुप्रीम कोर्ट ने। क्या बात है ये? तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट को रिकॉल कर लिया है जिसमें उन्होंने ग्रीन क्लियरेंसेस को रिजेक्ट किया था। देखो वो था क्या, मई में एक जजमेंट आया, बहुत ही आसान भाषा में बताऊंगा। 16 मई को एक जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का जिसमें उन्होंने कहा कि मतलब पोस्ट फैक्टो आप इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं दे सकते। मई का जजमेंट था जिसमें उन्होंने कहा था कि पोस्ट फैक्टो आप इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं दे सकते हैं क्योंकि दैट विल बी अ ग्रॉस इलीगैलिटी, है ना। सुप्रीम कोर्ट का तब ये कहना था कि ग्रॉस इलीगैलिटी। अब नाउ चूंकि सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर होती है जिसको हम सब आप जानते हैं, इस पावर को क्या बोलते हैं? जुडिशियल रिव्यू। नाउ दिस जुडिशियल रिव्यू की पावर का इस्तेमाल करते हुए केस गया था सुप्रीम कोर्ट में दोबारा, खुद के जजमेंट्स को भी वो सुधार सकता है। तो इस बार जो जजमेंट हुआ है 23 नवंबर को, इसमें हमारे चीफ जस्टिस BR गवई ने ये कहा है कि नहीं भाई, अगर हम 16 मई का जजमेंट फॉलो करते हैं तो ये फिर डिवास्टेटिंग इफेक्ट होगा ऑन द थाउजेंड्स ऑफ करोड्स ऑफ रुपीज विल गो वेस्ट। अब देखो बिल्कुल पैसे की बहुत कद्र है सुप्रीम कोर्ट को, अच्छी बात भी है। उन्होंने कहा कि भाई बहुत पैसे वेस्ट चले जाएंगे अगर हमने 16 मई के जजमेंट को अपहेल्ड किया तो, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कह दिया कि पोस्ट फैक्टो आप इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दे नहीं सकते, तो मतलब जितने भी कंस्ट्रक्शन हुए होंगे बिना इन्वायरमेंटल क्लियरेंस के उनको तोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि तोड़ना तो भाई बहुत गलत हो जाएगा क्योंकि करोड़ों रुपए इसमें खर्च हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रोजेक्ट्स के नाम भी बताए, जैसे कि 24 सेंट्रल प्रोजेक्ट जो कि 8,293 करोड़ के हैं, 29 स्टेट के प्रोजेक्ट जो कि 11,168 करोड़ के हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई जो पब्लिक एक्सचेकर है, जो पब्लिक है, उसको 20,000 करोड़ के आसपास का नुकसान होगा अगर हम 16 मई के जजमेंट को करते हैं तो, ठीक है ना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, एक काम करो, उन्होंने जजमेंट को रिवाइज कर दिया और कहा कि ठीक है, एक्स पोस्ट फैक्टो भी आप दे सकते हैं इन्वायरमेंटल क्लियरेंस। हालांकि उन्होंने ये कह दिया कि नाउ दिस विल बी इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ओनली। इसको रूल ना बनाए, इसको एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस में रखें। बट एक बार जजमेंट आ गया फिर तो देखो गवर्नमेंट उसको क्या करती है, ठीक है। इसमें जो एक डिसेंटिंग जजमेंट था, क्योंकि 3 जज की बेंच थी, उसमें से 2 ने यस कहा, 1 ने मना किया। तो जस्टिस उज्जल भूयान, उन्होंने
उन्होंने कहा कि इट इज़ नॉट अ केस फॉर रिव्यू। उनका ये कहना था कि एक्स पोस्ट फैक्टो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस इज एन एनाथीमा टू द इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट के बिल्कुल अगेंस्ट है, क्योंकि जितने भी प्रिंसिपल्स आप जानते हैं, जितने भी प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल हो गया या पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल हो गया, उन सबको वॉयलेट करता है अगर आप एक्स पोस्ट फैक्टो यहाँ पे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस देते हो। तो यहाँ पे डिसेंटिंग जजमेंट भी मैंने आपको बता दिया, ओवरऑल आप समझ में आ गया, जजमेंट क्या था समझ में आ गया। दैट वाज द न्यूज़ फ्रॉम दिस। एंड आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। दूसरी न्यूज़ जो थी वो थी साइबर स्लेवरी मास्टरमाइंड अरेस्टेड इन गुजरात। यहाँ पर न्यूज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टर्म साइबर स्लेवरी क्या होती है भाई। साइबर स्लेवरी, तो साइबर स्लेवरी मींस फोर्सिंग पीपल टू वर्क ऑनलाइन थ्रू थ्रेट्स, डिसेप्शन और फिजिकल कैप्टिविटी, यूजुअली इन स्कैम सेंटर्स और साइबर क्राइम हब्स। तो क्या होता है कि बेसिकली साइबर स्लेवरी क्या होती है, इसमें दे पीपल आर फोर्स्ड टू वर्क ऑनलाइन थ्रू थ्रेट्स, डिसेप्शन और फिजिकल कैप्टिविटी। जैसे मान लो आपको उन्होंने आपकी डिजिटल एक्टिविटी ट्रेस की, आपके डिजिटल फुटप्रिंट्स को ट्रेस किया और आपके बारे में उनको कुछ पता चल गया। अब आपको या तो थ्रेट दे करके काम करवा रहे हैं, या तो आपको डिसीव करके काम करवा रहे हैं, या तो आपको एक जगह पकड़ करके आपको बुलाया, पासपोर्ट जमा कर लिया, ये सब कर लिया, आपको बुला करके फिजिकली कैप्टिव बना करके काम करा रहे हैं। तो ये सब क्या कहलाता है, इट कम्स अंडर द साइबर स्लेवरी, है ना। यहाँ पे जो लोग होते हैं इनको फोर्स किया जाता है for committing online frauds, for sextortion, for cryptocurrency scams, for illegal call center scams against their will। मतलब कि लोगों का मन नहीं है फिर भी उनको काम करना पड़ रहा है फ्रॉड, सेक्सटॉर्शन, क्रिप्टो करेंसी स्कैम्स या इलीगल कॉल सेंटर्स में। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली इट इज नोन एज द साइबर स्लेवरी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, इट इज बेसिकली मॉडर्न स्लेवरी डन थ्रू द इंटरनेट, ठीक है। मॉडर्न स्लेवरी विच इज डन थ्रू द इंटरनेट, उसको हम क्या बोलेंगे, साइबर स्लेवरी। तो आई होप आपको एक नया टर्म सीखने को मिला होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, बिल्कुल मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे अगली न्यूज जो है वो है बांग्लादेश की एक्सट्रेडिशन रिक्वेस्ट के ऊपर फॉर शेख हसीना। तो अभी सबसे पहली बात तो आप ये समझ लें कि एक्सट्रेडिशन होता क्या। एक्सट्रेडिशन मतलब कि क्या होता है, दो कंट्रीज के बीच में अगर एक्सट्रेडिशन ट्रीटी है, तो अगर मान लो एक कंट्री का कोई टेररिस्ट है, एक कंट्री में कोई टेररिस्ट है, या एक कंट्री का कोई क्रिमिनल है दूसरी कंट्री में अगर है, तो वो एक्सट्रेडिशन की रिक्वेस्ट से उसको वापस बुलाया जा सकता है। अब आप सबको पता है शेख हसीना को वहां पे कन्विक्ट घोषित कर दिया गया है बांग्लादेश में, और उनके ऊपर उनको मतलब सजाए मौत भी दे दी गई है, ठीक है ना। तो ये किसने दिया, इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने ये सजा दी है, जो कि बांग्लादेश में स्टैब्लिश की गई थी। मजे की बात यह है कि शेख हसीना ने ही ये इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल सेटअप किया था 2009 में अपने पिताजी के मौत का बदला लेने के लिए, ठीक है ना। 2009 में इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल शेख हसीना ने ही बनाया था, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। अब पहली चीज तो आपको दिमाग में ये रखनी कि क्या भाई इंडिया और बांग्लादेश के बीच में क्या कोई एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है, तो यस बिल्कुल है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। इंडिया बांग्लादेश की म्यूचुअल एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है 2013 की, 2013, ठीक है। तो पहली चीज तो ये भी क्लियर हो गई कि इंडिया बांग्लादेश हैज अ म्यूचुअल एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी ऑफ 2013। दूसरी चीज की क्या कोई फॉर्मल रिक्वेस्ट हुई है अभी एक्स्ट्राडिशन की, तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए। नो, देयर इज नो एनी फॉर्मल रिक्वेस्ट, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है जिसपे हमारे एमईए के ऑफिसर्स का कहना है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस इज नॉट अ फॉर्मल एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट। एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट इज बेसिकली अ वेरी टिपिकल एंड वेरी कॉम्प्लेक्स लीगल प्रोसेस। तो वो लीगल प्रोसेस जब तक फॉर्मली नहीं आएगी तब तक उस पर एक्ट करने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज़, इंडिया के पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। ऑथर ने कहा कि भाई अगर हम 2013 की ट्रीटी देखें, जो ट्रीटी है एक्स्ट्रेडिशन, उसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं विच द गवर्नमेंट कुड यूज़, गवर्नमेंट यूज़ कर सकती है इन ऑर्डर टू ग्रांट टू डिफेंड द ग्रांट ऑफ रिफ्यूज टू मिस शेख हसीना। तो उन्होंने ये कहा कि भाई बहुत सारे एक्सेप्शंस है 2013 की ट्रीटी में, अगर वो चाहे गवर्नमेंट तो उसको यूज़ करके भी वो दे सकती हैं, मतलब एक्स्ट्रेडिशन मना कर सकती हैं। दूसरी चीज, अगर मान लो एक्स्ट्रेडिशन की रिक्वेस्ट को फॉर्मली एक्सेप्ट करती हैं तो फिर वहां पे एक एक्स्ट्रेडिशन ट्रायल होगा जहां पे शेख हसीना को मौका मिलेगा कि वो रिस्पॉन्ड कर सकती हैं टू द चार्जेस, जो मौका उनको बांग्लादेश में नहीं मिला, ठीक है ना। इसके अलावा न्यू दिल्ली कुड चूज नॉट टू एक्सेप्ट द वैलिडिटी ऑफ द जो इन्होंने इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल बनाया है ना, ये जो इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल, इसकी लीगैलिटी को ही रिजेक्ट किया जा सकता है। दैट इज द थर्ड थिंग विच द
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन डू, क्योंकि एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में जो वारंट आता है इट मस्ट बी इशूड बाय द जज, मजिस्ट्रेट और अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है ना। तो दैट इज द थर्ड थिंग जहाँ जिसके बेसिस में एक्ट कर सकता है इंडिया। दीज आर द थ्री ऑप्शन विच हैव बीन मेंशन्ड। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। अगली न्यूज यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सेपरेट सेक्शन फॉर डिसेबल्ड पर्संस मेड इन डीपीडीपी रूल्स। अब जब डीपीडीपी रूल्स 2025 आए थे, यानी कि डीपीडीपी मतलब कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 आए थे, तो वहां पे डिसेबल्ड कम्युनिटी या डिसेबिलिटी वाली जो कम्युनिटी थी, उनका ये कहना था कि व्हाई हैव यू क्लैप्ड अस विद चिल्ड्रन। देखो क्या था दिक्कत, वो हर चीज में जो रूल्स चिल्ड्रन पे अप्लाई कर रहे थे वही रूल्स डिसेबल्ड पर्सन्स पे अप्लाई हो रहे थे, ठीक है ना। तो द लैंग्वेज वाज वेरी वेरी मतलब इस तरीके से थोड़ा डिटीरिएटिंग लैंग्वेज थी, इस कारण से डिसेबल्ड लोगों का कहना था कि भाई ये गलत है। तो नाउ सेपरेट प्रोविजन हैज बीन मेड। तो ये देखो रिवाइज टर्म्स हैं, सेपरेशन फ्रॉम चिल्ड्रन इन कंसेंट रूल्स। जो कंसेंट रूल्स थे वहां पे चिल्ड्रन और डिसेबल्ड को एक रखा गया था, बट नाउ there has been a separation from children in consent rules, termed a major win for disability rights. दूसरा, the restrictions relating to behavioral monitoring, tracking, targeted advertising that apply to children now do not apply to persons with disabilities anymore. पहले क्या था कि एक behavioral monitoring की बात की गई थी, tracking की बात की गई थी, targeted advertising की बात की गई थी फॉर जो कि चिल्ड्रंस पे अप्लाई करती है, वो पहले डिसेबल्ड कम्युनिटी पे भी अप्लाई कर रही थी, बट नाउ इट विल नॉट अप्लाई। लेकिन अभी भी कुछ इश्यूज हैं जो कि कंसर्न्स रिमेन है। पहला है नो इलिस्ट्रेशंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन सिनारियो। अभी तक ये नहीं पता कि इसको इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाएगा। लैंग्वेज इन डीपीडीपी एक्ट स्टिल ग्रुप्स चिल्ड्रन पर्सन विद डिसेबिलिटीज। तो एक जगह लैंग्वेज है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ क्या लिखा हुआ एग्जैक्टली, व्हाट इज द एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी दैट हैज बीन यूज्ड। देखो यहाँ पे लिखा है, तो मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ। ये देखो लिखा है फॉर चिल्ड्रन पर्सन डिसेबिलिटीज, जो था ये टर्म एक साथ यूज किया जा रहा है। जो एक्ट जब आप पढ़ेंगे ना, तो ये इट इज मतलब लैंग्वेज में अभी भी कई जगहों पे चिल्ड्रन एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी, चिल्ड्रन एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी लिखा गया है। तो दैट इज अगेन अ इशू, क्योंकि भाई आप बच्चों के साथ ग्रुप कैसे कर रहे हो। भले आपने चलो कंसेंट वाले में हटा दिया, भले आपने चलो उनको टारगेटेड एड से हटा दिया, लेकिन अभी भी आप कुछ जगहों पे ऐसे यूज कर रहे हो, तो दे आर नॉट सिमिलर ग्रुप्स कि आप उनको एंड लगा करके यूज कर सको। थर्ड है, देखो गार्जियनशिप लॉ जो है वो अनक्लियर है कि कौन से लागू होंगे। दो गार्जियनशिप लॉज लागू हो सकते हैं। पहला है नेशनल ट्रस्ट फॉर वेलफेयर ऑफ पर्सन विद ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन और मल्टीपल डिसेबिलिटीज एक्ट ऑफ 1999, और दूसरा है राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट ऑफ 2016। तो कौन सा गार्जियनशिप का एक्ट अप्लाई होगा ये अनक्लियर है इन द डीपीडीपी एक्ट, ठीक है। तो ये भी एक चीज है जो कि ऑथर ने बताई है। अगली न्यूज है क्यूएस रैंकिंग। क्यूएस सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में 2000 से ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस रैंक हुए हैं। उसमें इंडिया की 103 यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कि फोर्थ हाईएस्ट नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस है लिस्ट में। सबसे ज़्यादा है यूएस के इंस्टीट्यूशंस, फिर चाइना के इंस्टीट्यूशंस, फिर यूके के इंस्टीट्यूशंस, और चौथे नंबर पे इंडिया के इंस्टीट्यूशंस हैं 103 यूनिवर्सिटीज़, जो कि फोर्थ हाईएस्ट नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैं। ओवरऑल रैंकिंग में चौथे नंबर पर है। ये नहीं कि चौथे नंबर पर हमारी रैंक, हमारी जो टॉप यूनिवर्सिटी हमारे इंडिया की है वो IIT दिल्ली है, जो कि 93 नंबर पर आती है, इट इज 93rd। IIT खड़गपुर 96th नंबर पे आती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी 94th नंबर पर आती है, ठीक है ना। और स्वीडन की यूनिवर्सिटी आप देख सकते हैं यहाँ पे, स्वीडन की यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप पे आती है। एंड टोटल 2000 इंस्टीट्यूशंस की रैंकिंग हुई थी, ठीक है ना। तो प्लीज़ मेक श्योर यू रिमेंबर दैट। इसको बोलते हैं हम क्यूएस रैंकिंग, जिसको बोलते हैं क्वैकारैली सिमंड्स, क्वैकारैली सिमंड्स, और ये लंदन बेस्ड है। एंड दिस इज समथिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट, आप याद रखना। इसने लंदन बेस्ड रैंकिंग है, क्वैकारैली सिमंड्स रैंकिंग सिस्टम, एंड इसने जो रैंकिंग दी है वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग फॉर सस्टेनेबिलिटी 2026 की रैंकिंग है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं एडिटोरियल पार्ट में। जो एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे वो है अनपैकिंग द ग्लोबल हैप्पीनेस रैंकिंग। यहाँ पर बात चल रही है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 की, जो कि कौन निकालता है, तो ये निकालता है वेलबींग रिसर्च सेंटर एट ऑक्सफोर्ड, ठीक है ना। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन निकाल रहा है यहाँ पे, एंड ये निकालता है कि आपका
हाँ, वेलबींग रिसर्च सेंटर ऑक्सफोर्ड, इसने फिर से फिनलैंड को नंबर 1 पे रखा है, डेनमार्क नंबर 2 पे, आइसलैंड नंबर 3 पे, स्वीडन नंबर 4 पे। इंडिया जो है वो मतलब पिछले अगर हम रैंकिंग एवरेज रैंकिंग देखें पिछले 4-5 सालों की, तो वो 124 रही है। पाकिस्तान की रैंकिंग 109 रही है। ठीक है, तो मतलब पाकिस्तान की रैंकिंग हमारी हैप्पीनेस रिपोर्ट में ज़्यादा रही है पाकिस्तान की। ठीक है ना। अब अगर हम बात करें इंडिया की जीडीपी की, तो $3.7 ट्रिलियन जीडीपी है। पाकिस्तान की बात करें तो $375 बिलियन जीडीपी है। इंडिया की केवल 10% है, फिर भी हमसे ज़्यादा हैप्पियर कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऑथर ने वही कहा है कि क्या हैप्पीनेस यहाँ पे इकोनॉमिक मेजर है या परपिचुअल मेजर है या प्रॉक्सी है या क्या है। ठीक है, तो ऑथर ने भी वैसे ही कहा कि इट्स अ मिराज। अगर आप देखें तो इट्स अ मिराज, जो कि मतलब मिराज का मतलब क्या होता है कि आपको रोड में पानी दिखता है बट होता नहीं है। ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत सिंपल रीजन है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, सबसे पहली बात कि क्यों हैप्पीनेस है फिनलैंड में, तो ऑब्वियस आता है फिनलैंड का जो रीजन है वो है, पहला सोशल ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, जो पब्लिक का सोशल ट्रस्ट है बहुत ज़्यादा है। देन ट्रस्ट ऑन इंस्टीट्यूशंस पे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोग वहाँ पे दे आर एट पीस, दे आर हैविंग मतलब फुलफिलमेंट है उनको। ठीक है ना। सोशल ट्रस्ट ज़्यादा है, इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट ज़्यादा है। डेवलपमेंट ऑब्वियस सी बात है क्योंकि डेवलप्ड कंट्री है, तो डेवलपमेंट इज़ अगेन इशू कि लोग ऑलरेडी दे हैव इनफ, है ना। और इस सब का रीज़न क्या है कि पॉपुलेशन कम है तो पर कैपिटा भी ज़्यादा है, पर कैपिटा इनकम इज़ हाई, है ना। सिंस पॉपुलेशन इज लेस द पर कैपिटा इज हाई, तो ये सारे रीजंस हैं जो कि फिनलैंड को नंबर 1 बनाते हैं। ठीक है ना। इंडिया क्यों पीछे है? इंडिया पीछे इसलिए कि भाई हमारे यहाँ सोशल ट्रस्ट नहीं है, इंस्टीट्यूशंस में फ्रीडम नहीं है, इंस्टीट्यूशंस अच्छे नहीं, मतलब लोगों को भरोसा नहीं है, लोगों को लगता है कि करप्शन ही ज़्यादा है, करप्शन के बिना काम ही नहीं हो सकता, इसलिए हम लोग दुखी लोग हैं। वी आर अनहैप्पी पीपल। हम हर समय कहीं ना कहीं परेशान है किसी न किसी चीज़ से। अच्छा, एक सवाल जो आता है कि पाकिस्तान की रैंकिंग फिर क्यों ज़्यादा है, तो ऑथर ने इसका रीज़न बहुत अच्छा बताया कि सिंस देयर पीपल, वहाँ के जो लोग हैं, they are so much fed up by the government कि now their expectations have decreased। मतलब देखो, इंडिया में अभी भी लोगों के पास एक्सपेक्टेशंस तो हैं एटलीस्ट, कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट ऐसा करेगी, इसलिए दुखी रहते हैं। बट नाउ द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर लिविंग हैप्पीली सिंस दे हैव वेरी लो एक्सपेक्टेशन, एंड वो एक्सपेक्टेशन गवर्नमेंट वहां की पूरी कर देती है। Now they are happy because they have low expectation and government is fulfilling that low expectation. So that is the reason why in the happiness index, happiness report, Pakistan is above India. So this has been discussed by the author। 3 कंट्री को डिस्कस किया था, मैंने आपको बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अगली न्यूज़ है, लोकल बॉडीज 16th फिनेंस कमीशन से क्या एक्सपेक्ट कर सकती हैं। सबसे पहले तो फिनेंस कमीशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 280 अगर आप देखें तो फिनेंस कमीशन के बारे में है, इसलिए फिनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कैसी बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल है कि इसमें कितने मेंबर होते हैं, उनके क्वालिफिकेशंस क्या है, आप मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख करके बता देना। इसके मेंबर कितने होते हैं और इनके क्वालिफिकेशंस क्या होते हैं। फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में कॉन्स्टिट्यूट होता है और 2 से 3 चीज़ें करता है। पहली चीज़ वर्टिकल डिवोल्यूशन, मतलब कि यूनियन का जो टैक्स रेवेन्यू है वो स्टेट्स में कितने % ट्रांसफर होगा, ये डिटरमाइन करता है। फिर हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन भी देखता है, मतलब कि मनी जो है स्टेट्स में भी कैसे डिवाइड होगी, पॉपुलेशन क्या रहेगी, एरिया, इनकम, डिस्टेंस, ये सारी चीज़ें जो है वो सब देख करके हॉरिजॉन्टल डिवीजन भी बताता है। ठीक है ना। देन एक तीसरा फंक्शन भी होता है लोकल गवर्नमेंट्स को ग्रांट देना। आर्टिकल 280 का 3 क्लॉज का बीबी एंड सी जब आप पढ़ोगे, आर्टिकल 280 के 3 का बीबी एंड सी, तो उसमें लिखा गया है कि सजेस्ट करेगा कि कैसे पंचायत को, म्यूनिसिपल फाइनेंसेस को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। 17 नवंबर को भी फिनेंस कमीशन 16th फिनेंस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है, और यहाँ पर बेसिकली पंचायत एंड म्यूनिसिपलिटीज़ जो हैं बेसिकली उनके ऊपर ये आया है। ठीक है ना। तो लोकल गवर्नमेंट के फिनेंसेस मैटर क्यों करते हैं, ज़रूरी क्यों है? क्योंकि लोकल गवर्नमेंट के पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी इतनी ज़्यादा है कि फाइनेंसेस उनके पास है नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, रूरल रोड, पब्लिक हेल्थ, स्ट्रीट लाइटिंग, कम्युनिटी एसेट्स, तो ये सब चीज़ें हैं। अब वो टैक्स कौन से कलेक्ट करते हैं, तो प्रॉपर्टी टैक्स, एडवर्टाइजमेंट टैक्स, मार्केट फ़ी, टोल, ये सब थोड़े बहुत कलेक्ट करते हैं, है ना। लेकिन ये स्टेट्स के अंदर बिग मिसमैच है, ऐसा नहीं कि सारे स्टेट्स में यही करते हैं, कुछ स्टेट्स में, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट पावर देती है ना, तो स्टेट गवर्नमेंट ने कहीं दे रखी है, कहीं नहीं दे रखी है। लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड देखा गया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर टू मच एंड रेवेन्यूज आर टू लो।
रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है, रेवेन्यू बहुत कम है, कोई क्लियर कट फंक्शनल, कोई क्लियर कट ऑटोनॉमी नहीं है, कोई क्लियर कट फाइनेंस की ऑटोनॉमी नहीं है, सारी चीज़ें ऑथर ने बताई हैं। 11th शेड्यूल में अगर आप देखोगे तो 29 सब्जेक्ट्स हैं, मतलब 29 काम है जो कि करने हैं। 12th शेड्यूल में आप देखोगे तो 18 काम करने हैं, लेकिन ऑथर ने वही कहा कि ये काम इलिस्ट्रेटिव है, मैंडेटरी नहीं है। मतलब कि यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, मैंडेटरी होता तो फिनांस भी होते, बट इलिस्ट्रेटिव है तो ना फिनांस है, बस नाम का लिखा हुआ है। 11वें शेड्यूल में 29 काम, 12वें शेड्यूल में 18 काम, एंड दैट इज द थिंग विच इज देयर। स्टेट फाइनेंस कमीशन क्रिएट होती है हर 5 साल में, वो रिकमेंड करती है कि कितना स्टेट रेवेन्यू शेयर करना है लोकल गवर्नमेंट के साथ, ग्रांटेड। लेकिन ये रिकमेंडेटरी बॉडी है, चाहे वो फाइनेंस कमीशन हो चाहे स्टेट फाइनेंस कमीशन हो, ऑल आर रिकमेंडेटरी बॉडी। जैसे अगर हम देखें स्टेट फाइनेंस कमीशन ने 100 से ज़्यादा रिपोर्ट सबमिट की हैं, लेकिन बहुत कम है जो इम्प्लीमेंट हुई होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑथर ने वही कहा है कि भैया जो पुरानी फाइनेंस कमीशंस थी वो तो रियल प्रॉब्लम नहीं समझ पाई, बट 16th फाइनेंस कमीशन से एक्सपेक्टेशन ये है कि वो रियल ग्राउंड प्रॉब्लम समझेंगे एंड लोकल गवर्नमेंट को भी कुछ फाइनेंसेस प्रोवाइड करेंगे, कुछ सोर्सेज प्रोवाइड करेंगे जो परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम रहेगा, ताकि वो भी अपने काम कर सकें। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। अगला है मॉडिफाइड उड़ान प्रपोज्ड एट 30,000 करोड़। तो मॉडिफाइड उड़ान जो है, उड़ान यानी कि उड़े देश का आम नागरिक, रीजनल एयर कनेक्टिविटी स्कीम है जिसको प्रपोज किया गया, जिसमें कि 30,000 करोड़ का और प्रपोजल दिया गया है उड़ान के लिए। फर्दर उसको टाइमलाइन भी उसकी एक्सटेंड की गई है बियॉन्ड अप्रैल 2027, मतलब अप्रैल 2027 के बाद भी उसको एक्सपैंड किया जा रहा है उड़ान फ्रेमवर्क को। अब अगर आपको मैं बताऊं, उड़ान फ्रेमवर्क जब आया था तो ओरिजिनल कब आया था? 2016 में आया था, याद रखिएगा, अक्टूबर 2016 में आया था। और इनिशियल टेन्योर था 10 साल का। जब नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी आई थी उसमें 10 साल का टेन्योर दिया गया था, और स्कीम को लाया गया था टू प्रमोट रीजनल एयर कनेक्टिविटी बाय मेकिंग फ्लाइंग अफोर्डेबल। फ्लाइंग को अफोर्डेबल बनाने की बात कही गई थी, और द स्कीम वाज कंसीव्ड टू प्रमोट रीजनल एयर कनेक्टिविटी बाय मेकिंग फ्लाइंग अफोर्डेबल। और बहुत सारी नई लोकेशंस, रूट्स बनाई गई। इसमें ये भी याद होगा, पहली जो फ्लाइट चली थी इसके अंदर वो अप्रैल 2017 में शिमला से दिल्ली चली थी। 2017 अप्रैल में शिमला से दिल्ली पहली फ्लाइट चली थी। और ये स्कीम ऑपरेट होती है मार्केट ड्रिवन मॉडल में, जो कि अलाउ करता है एयरलाइंस को कि वो पैसेंजर डिमांड को पहले असेस करें एंड फिर प्रपोज करें रूट्स को, या ठीक है ना, बिडिंग राउंड के दौरान रूट्स वो प्रपोज कर सकते हैं। तो स्कीम ऑपरेट करती है मार्केट ड्रिवन मॉडल पे, मार्केट ड्रिवन मॉडल विच अलाउज द एयरलाइंस टू असेस द पैसेंजर डिमांड एंड देन प्रपोज रूट्स ड्यूरिंग द बिडिंग राउंड्स। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है। दैट इज इट। आई थिंक यहाँ पे इतनी न्यूज आर्टिकल जो मुझे लग रहा है यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको कुछ और लग रहा हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, कल मैं उसको भी कवर कर दूंगा। दैट इज इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।